इमेजिन करिए कि कंट्री के खजाने से 67 टन गोल्ड जहाज़ में भर करके किसी ऐसी कंट्री के पास गिरवी रखने के लिए भेजा जा रहा है जिससे हम कुछ साल पहले ही आज़ाद हुए हैं, और जो ये उम्मीद लगा के बैठा है कि उसके बिना हम कोलैप्स हो जाएंगे, और वो चीज़ होने वाली है। हमारे पास केवल 2 वीक के लिए पैसे बचे हुए हैं, यानी कि 2 वीक के बाद हमारे इंपोर्ट्स रुक जाएंगे, जिसकी वजह से जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि ऑयल, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा देश कोलैप्स हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे एक डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन देश के लिए काम करेगी या नहीं किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये डिसीजन इंडिया का फेट, डेस्टिनी और फ्यूचर बदलने वाला है। लेकिन इस फैसले को समझने के लिए हमें 1991 से नहीं बल्कि उस सोच से शुरू करना पड़ेगा जिससे कि आज़ादी के बाद हमने अपना फ्यूचर लिखना शुरू किया था। तो पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया ने सोशलिज्म चूज ही क्यों किया। नाइनटीन 47 इंडिया आज़ाद होता है, लेकिन आज़ादी के बाद भी यहाँ पे रह जाती है हाई पॉवर्टी, हाई इनइक्वालिटी, लिटरेसी रेट काफ़ी कम होती है, और बेरोज़गारी जो है वो अपने पीक पर होता है। अब इस सिचुएशन में अगर आपको डिसीजन लेना हो तो आप क्या लेंगे? कैपिटलिज्म, यानी कि बिजनेसेस को फ्रीडम देना और बाहरी कंट्री के लिए अपने मार्केट को ओपन करना। लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिजनेसेस को चाहिए होता है हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोड चाहिए, अच्छी बिजली चाहिए। लेकिन इंडिया के पास उस टाइम पे अच्छा खासा बजट बिल्कुल नहीं था जिससे कि वो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाए। उसके पास इससे भी बड़ी बेसिक चैलेंजेस थी। अब मान लो कि इंडिया के पास थोड़े बहुत पैसे थे और किसी प्रकार से ये सब हो भी जाता है, तो एक कैपिटलिस्ट कंट्री होने के लिए, मतलब कि आपके यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ सकें, इसके लिए आपके यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग पावर होना चाहिए। मतलब आपके लोग वो चीज़ को खरीद सकें, जो कि इंडिया के पास नहीं था। इंडिया में जो उस टाइम पे लोग थे उनकी बाइंग पावर काफ़ी कम थी। उसके अलावा इंडिया में लिटरेसी रेट काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर भी इंडिया में नहीं थे। अब आप ये कह सकते हो कि ये सब क्यों सोचना, अब मार्केट को ओपन रखिए और जो भी कंपनियां आना चाहती हैं, जो भी रिस्क लेना चाहती हैं, वो आ सकती हैं। आपने मार्केट को क्लोज क्यों रखा है? तो अगर आप उस टाइम के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो इंडिया ऑलरेडी ऐसा करके 200 साल गुलाम रह चुका था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बिजनेस करने इंडिया आई थी, वो इंडिया को 200 साल के लिए गुलाम बना चुकी थी। तो शायद उस टाइम की एक सोच भी थी कि हम जब तक खुद मजबूत नहीं हो जाते, खुद अपने मतलब पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक शायद हमको वापस से बाहर की कंपनीज़ को बुला करके उन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो खुद को सेल्फ रिलायंट भी बनाना था, सेल्फ सफिशिएंट भी बनाना था। शायद ये चीज़ें उस टाइम के लीडर्स के मन में आई होंगी। और जब आप ऐसा करते हो, जब आप बाहर की कंपनीज़ के लिए मार्केट अपना क्लोज कर देते हो, तो शायद आपके यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, आपकी जो होम ग्रोन चीज़ें होती हैं, उनके लिए कंपटीशन नहीं होता, जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकती हैं। और इन सब फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर है कि उस टाइम पे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी या फिर उसमें हेल्प की थी, उनका थॉट था कि देश में जो है वो इक्वलिटी होनी चाहिए। और शायद जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर पॉवर्टी हो तो वो उसको इक्वल नहीं कर सकता, वो उसी को फेवर करेगा जिसके पास ऑलरेडी एक अमाउंट है और वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है और बिजनेस कर सकता है। इंडिया में शायद कैपिटलिज्म उस टाइम पे वर्क नहीं कर पाता और इसके लिए सोशलिज्म को चुना गया। गवर्नमेंट ने इंडिया में जो भी चीज़ें थी, जो भी रिसोर्सेज थे, सब पे अपना कंट्रोल किया। 5 ईयर्स का प्लान बनाया गया और प्लान के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डैम बनाए गए, IITs, IIM, बहुत सारे संस्थाएं बनाई गई जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट थी। लेकिन वो आइडियोलॉजी जो कि हमें प्रोटेक्शन देती है, वो हमारे लिए प्रिजन भी बन सकती है। और सोशलिज्म भी एक टाइम पे अगर देश को हैंडल कर पाती है, देश में इक्वलिटी लाती है या फिर लाने की कोशिश करती है, तो उसमें जो कमियां हैं वो आगे चल करके जो देश में बड़े चैलेंजेस आते हैं उसको फेस नहीं कर पाती हैं और हमें ले जाती है 1991 के कोलैप्स की तरफ। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो चीज़ हमें 40 ईयर्स तक प्रोटेक्ट करती है वो अचानक से फेल क्यों हो जाती है? और अगर फेल होना ही था तो वो आज़ादी के जस्ट
5, 10 और 15 ईयर्स के अंदर ही क्यों फेल नहीं हो जाती है, इतना टाइम क्यों लेती है। सोशलिज्म का एक जो मेन गोल होता है वो है देश को इक्वल रखना, लोगों को इक्वल रखना है। इसलिए सरकार लगभग सभी प्राइवेट प्लेयर्स पे कंट्रोल रखती है। वो रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है, पर कोशिश यही होती है कि लगभग हम सभी जगह इक्वल चीज़ें करें। और कंट्रोल के लिए बिजनेसेस को हर स्टेप पे एक लाइसेंस चाहिए होते हैं, एक अप्रूवल चाहिए होता है। अब सुनने में तो शायद ही अच्छा भी लग सकता है कि सभी लोगों को इक्वल रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ऊंच नीच नहीं होगा। लेकिन इससे जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, जो इफ़िशियंट हैं, उनको ये रिवॉर्ड नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से लोगों में मोटिवेशन नहीं आता है, वो रिस्क नहीं लेते हैं और वो कुछ नया नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर वो हार्ड वर्क करते भी हैं, बहुत अच्छा करते भी हैं, तो शायद उनको उस लेवल का रिवॉर्ड नहीं मिलता है जैसे कि अदर कंट्रीज़ में उस टाइम पे मिल रही थी। इसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, टैलेंट जो है वो इंडिया को छोड़ करके दूसरी जगह जाना स्टार्ट करते हैं। इधर वहाँ पर जाके वो जॉब करते हैं या फिर वहाँ पे जाकर के वो कुछ बड़ा बिजनेस करते हैं, और जो कि बाहर जाके सक्सेसफुल होती है। और दूसरा, इकोनॉमी का जो ग्राफ है वो लगभग फ्लैट रहता है। अगर आप उन दिनों का जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो आपको 3% दिखेगा। अब आपको लगेगा कि 3% जो है वो फ्लैट तो नहीं है, एटलीस्ट ग्रोथ तो हो रही है। लेकिन फिर आप अगर पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे जो कि उस टाइम पे 2% का था, तो आपको दिखेगा कि जो पर कैपिटा इनकम है उसमें जो ग्रोथ है वो लगभग 1% है, यानी कि फ्लैट। लेकिन फ्लैट या धीरे ही सही कंट्री जो है आगे बढ़ती है। लोगों के अंदर एक होप होता है कि चीज़ें धीरे धीरे सही पर सही हो जाएंगी। लेकिन जैसे हर एक सवेरे के पहले अंधेरा आता है, कंट्री भी डार्कनेस की तरफ बढ़ता है। सीधे सीधे देखे तो लगता है कि अगर सोशलिज्म इतना बेकार था तो हमारी जो कंट्री है वो शुरू के 5-10 सालों में ही कोलैप्स क्यों नहीं हो गई, यानी कि उसकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स क्यों नहीं हो गई। क्या अंग्रेज़ बहुत सारा पैसा छोड़ के गए थे जो कि 40 ईयर तक चलता रहा, धीरे धीरे ख़त्म होता रहा, और जब हमारा वो खजाना खाली हो जाता है तो कंट्री कोलैप्स हो जाती है। और ऐसा भी नहीं कि इकोनॉमी जो है वो बढ़ नहीं रही है तो इकोनॉमी घट रही है, इकोनॉमी लगभग फ्लैट सी या फिर 1% के अकॉर्डिंग बढ़ भी रही है। तो ये सब अचानक से क्यों हो जाता है? तो होता ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग फ्लैट रहती है, और दूसरी तरफ जो हमारे कंट्री का एक्सपेंडिचर होता है वो हर साल बढ़ता जाता है। जो कंट्री का जो खर्च होता है वो बढ़ता जाता है। एक लिमिटेड टाइम के अंदर कंट्री कई सारे रिसर्च करती है, न्यूक्लियर टेस्ट करती है, हमें कई वॉर के थ्रू गुजरना पड़ता है। कंट्री सिक्योरिटी में, सोशलिज्म में बहुत सारे पैसे खर्च करती है। अब क्योंकि पैसे नहीं होते हैं तो कंट्री को बार बार लोन लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से देश पे जो कर्ज है वो काफ़ी बढ़ता जाता है। सोशलिज्म की वजह से गवर्नमेंट जो है टेलीकॉम, बैंकिंग, एयर, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में रखती है और उसको रन करती है, बट गवर्नमेंट उसको सही से रन नहीं कर पाती है और उसको लगातार लॉस होता रहता है। और उस लॉस को भरने के लिए भी कंट्री का पैसा ही जाता रहता है, यानी कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है और खर्चा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जैसे हर एक चीज़ का पीक होता है, इंडियन इकोनॉमी जो कि ओल्ड सिस्टम पे चल रही थी उसका भी पीक आता है। 1990 में इराक कुवैत पे चढ़ाई करता है और जिसके साथ शुरू होता है गल्फ वार। अब इस वॉर की वजह से जो एक चीज़ होती है वो होता है ऑयल की प्राइसेस में अचानक से स्पाइक देखने को मिलता है, प्राइसेस डबल हो जाते हैं। और इंडिया जो कि ऑयल को इम्पोर्ट ही करता है ज़्यादातर, अब उसको ऑयल का डबल पेमेंट करना पड़ता है ऑयल को ख़रीदने के लिए। अब ये वॉर थोड़ी लंबी चलती है जिसकी वजह से इंडिया का जो भी पैसा है वो ड्रेन होता रहता है, और इसके बाद इंडिया को लगता है एक और बड़ा झटका। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है और रसिया जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है उस टाइम पे इंडिया से ब्रेक हो जाता है। यानी कि जो हमारा पैसा रसिया को कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करके आता है वो भी आना बंद हो जाता है, और इसके साथ शुरू होता है इंडियन इकोनॉमी का सबसे डार्क चैप्टर। नाइनटीन 1991 के इकोनॉमिक कोलैप्स को समझने के लिए आज हम एक क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। इंडिया का क्रेडिट कार्ड यानी कि फॉरेक्स। तो यहाँ पे जितना भी क्रेडिट होगा हम उतनी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्री से, और यहाँ पे जो क्रेडिट आता है वो आता है जब हम चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हमारे यहाँ के लोग जो बाहर जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं वो अपनी कंट्री में पैसा भेजते हैं,
तो वो जो बैलेंस है वो ऐड हो जाता है उस क्रेडिट कार्ड यानी कि फॉरेक्स पे। जब हम किसी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं तो वो जो डॉलर है वो ऐड होता है फॉरेक्स में, और जब हम उसको रीपे करते हैं तो वहाँ से वो डेबिट होता है। और ये जो भी लेन देन है वो डॉलर्स में होता है। कंट्री जो ट्रेड करती हैं वो डॉलर्स में करती हैं, और हमारे साथ केवल रसिया जो है वो रुपए में ट्रेड कर रहा था, और बाकी जो भी कंट्रीज थी वो डॉलर में ही ट्रेड कर रही थी। यानी कि अगर हमारा जो फॉरेक्स है, जो हमारा क्रेडिट कार्ड है, उसमें अगर बैलेंस नहीं होता तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचेगा ट्रेड करने के लिए, वो है रसिया। लेकिन 1991 में हमारा जो क्रेडिट है वो भी ख़त्म हो जाता है, और रसिया से हमारा जो ट्रेड है वो ब्रेक हो जाता है, और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता है। और वो वक्त आता है जब हमारे पास केवल 2 वीक का पैसा रह जाता है खर्च करने के लिए। और अब वो वक्त आ गया है कि कंट्री डिसीजन लेगी, और ये डिसीजन इंडिया की डेस्टिनी तय करेगा। देश डरा है, सरकार डरी है। इंडिया का डी डे केवल 14 दिन दूर है। इंडिया खुद को बैंकरप्ट घोषित कर देगा। इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। जो आज़ादी हमें 200 साल लड़के मिली है, जो बातें कई ब्रिटिशर्स ने कही है कि हमारे बिना इंडिया कोलैप्स हो जाएगा, वो होने वाला है। सरकार गिरने वाली है, लेकिन पीएम नरसिम्हा राव ने आखिरी दाव खेला। उन्हें पता था कि अब सर्जरी की ज़रूरत है। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को इग्नोर किया और फ़ोन मिलाया एक ऐसे इंसान को जो पॉलिटिक्स के शोर शराबे से दूर था, एक ब्यूरोक्रेट, एक इकोनॉमिस्ट। जब वे पार्लियामेंट में खड़े हुए तो लोग उनको शक की निगाह से देख रहे थे, पर उनके हाथ में जो बजट का बैग था उसमें इंडिया का नया फ्यूचर बंद था। मनमोहन सिंह के सामने कोई भी परफेक्ट प्लान नहीं था, बट उनको ये पता था कि जो भी सिस्टम है वो फेल हो चुका है, और इस सिस्टम के साथ अब कंट्री आगे नहीं चल सकता। IMF लोन देने के लिए बार बार ये शर्त रख रही थी कि आपको जो अपना मार्केट है वो ओपन करना पड़ेगा। कंट्री ने ऑलरेडी 67 टन गोल्ड बाहर भेज दिया था थोड़े से पैसे के लिए, ताकि हम उससे थोड़ा सा समय और खरीद सकें, क्योंकि हमारे पास केवल 2 वीक का ही टाइम था। मनमोहन सिंह डिसाइड करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाने का, और उस टाइम पे मनमोहन सिंह 3 बड़े फैसले लेते हैं। और ये फैसला कोई मैजिक नहीं था, ये बिल्कुल पॉलिटिकल सुसाइड जैसा डिसीजन था। कुछ भी कंफर्म नहीं था, लेकिन इस डिसीजन के बाद जो इंडियन इकोनॉमी का एक सिंकिंग बोर्ड था वो वापस से तैरने लगता है। पहला, रुपीज़ डिवैल्यूएशन, यानी कि उन्होंने जानबूझ करके रुपए की कीमत घटाई ताकि दुनिया के लिए हमारा सामान सस्ता हो और कंट्री हमारा सामान खरीदें, और जो डॉलर आना बंद हो गया है वो वापस से आना शुरू करे, और हमारा जो फॉरेक्स है उसमें थोड़े से क्रेडिट ऐड हो ताकि हम चीज़ें वापस से इंपोर्ट कर सकें, हम ऑयल को वापस से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर सकें। दूसरा, लाइसेंस राज को इमीडिएट तौर पे ख़त्म किया गया, यानी कि अब कोई भी कंपनी बिजनेस कर सकती है और उसको बहुत सारे लाइसेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा, इंडिया के मार्केट्स फॉरेन कंट्रीज के लिए ओपन कर दिए गए, यानी कि बाहर की कंपनियां इंडिया आकर के बिजनेस कर सकती थी, जिसकी वजह से उसके बाद तुरंत ही सैमसंग, कोको कोला, फोर्ड जैसी कंपनियां इंडिया आना स्टार्ट कर देती हैं। आज इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वन ऑफ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास कमियां नहीं है, कमियां पहले भी थी और कमियां अब भी हैं। इनइक्वालिटी शायद पहले भी थी, इनइक्वालिटी अब भी है, पॉवर्टी है, एजुकेशन की कमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अब ऐसे इंडिया में हैं जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्रीडम है। तो इंडिया कैसे बचा? कोई परफेक्ट आइडियोलॉजी की वजह से नहीं। इंडिया शायद इसलिए बचा क्योंकि इसने एक टाइम पे एक आइडियोलॉजी को पकड़ा और सही टाइम पे उसको लेट गो किया। सोशलिज्म ने तब वर्क किया जब देश काफ़ी कमज़ोर था। उसने एक नींव रखी, एक बुनियाद रखी। तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी थैंक्स बोल सकते हैं। और उस रूल को चेंज किया गया। हम एक कैपिटलिस्ट या फिर एक सोशियो कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं और देश वहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है। तो उसके लिए हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी थैंक्स कह सकते हैं। और अगर हम आज को देखें तो हमारी कंट्री इकोनॉमी वाइज अच्छा ग्रो कर रही है। तो हम करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी थैंक्स कह सकते हैं। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से दरअसल इकोनॉमी चल रही है, सारे इंडियन जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सामान खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, उनको तो हम ज़रूर थैंक्स बोल सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग एन इम्पॉर्टेंट एसेट टू द नेशन। थैंक यू।